भारतीय सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया। दुश्मन के घर में घुसकर आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, साफ कर दिया ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। और अभी तो बात देख ली है, समझ ली है, क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कई देशों के सामने जाकर, लेकिन आतंक के खिलाफ अब लगातार लड़ाई जारी रहेगी और अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वो टेरर पर बात होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रमी शौर्यवान सेना के जितने जवान थे उनको आज संबोधित किया, उनकी सराहना भी की, उनका धन्यवाद किया और साथ ही साथ में सेना के जितने जवान हैं उनके परिवारों का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि वो भी बधाई के और इस धन्यवाद के उतने ही पात्र हैं जितने हमारी वीर सेना के सिपाही। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में आज सैनिकों के बीच में गए उससे उन्होंने सेना में एक नया जोश भर दिया है और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हिंद के वो वायुवीर हैं जिन्होंने दुश्मनों को एक बार नहीं कई बार महायुद्ध में धूल चटाई है। ये भारत के वो जाबाज योद्धा हैं जिन्होंने हर बार हिंद का मस्तक शान से ऊंचा किया है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए देश के वीरों को नमन किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। पीएम मोदी की इस हुंकार ने वायुवीरों के जोश को 1000 गुना कर दिया। साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया कि इस बार छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाला हर भारतीय के भीतर धधक रही है और ये तभी शांत होगी जब आतंकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में पाकिस्तान की जो हालत हुई, वहाँ के अपने एक झूठे नैरेटिव्स हैं, वहाँ काफ़ी झूठ फैलाया गया पाकिस्तान की जनता के बीच में, लेकिन इस सब के बीच में काफ़ी कुछ बदला है और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की स्पष्ट टिप्पणी आई है कि भारत को ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद की जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके बाद पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए, ख़ासतौर पर वहाँ जो आतंकी पाले जाते हैं उन पर लगाम कसने के लिए एक बहुत निर्णायक बढ़त मिली है। यानी ये भारत की एक बहुत निर्णायक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत ने, चाहे पाकिस्तान का रक्षा तंत्र या एयर डिफेंस सिस्टम जो रहा, उसकी कमज़ोरी को पूरी दुनिया के सामने खोलकर सामने रख दिया है। भारत ने अपनी शक्ति को बता दिया है और देखिए, शक्ति को बताने का एक बहुत बड़ा परिचायक होता है कि आप संयम को भी बताएं। भारत चाहता तो एक दिन 2 दिन में जो हमने कुछ टारगेटेड या प्रिसाइज हमले किए, उसके बजाय अंधाधुंध हमले भी किए जा सकते थे, लेकिन भारत इससे बचा
क्योंकि भारत पाकिस्तान की आवाम को नहीं छेड़ना चाहता था या उनको किसी तरह का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान भी भारतीय सेनाओं की तरफ से रखा गया। हमारा मकसद स्पष्ट था, जहां आतंकी हैं या भारत को नुकसान करने वाली कोई भी गतिविधि हो रही है, जैसे अगला हमला जो सैन्य अड्डों पर किया गया था, उसकी बड़ी वजह यह थी कि लगातार ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे और आज वायुसेना के जवानों के बीच में थे, दोनों दफ़े उन्होंने इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के विषय में कहा। और आपने देखा होगा जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन भी जब होता है इस तरह के मामलों में, तो उसमें ये कहा जाता है दो न्यूक्लियर पावर हैं, दो न्यूक्लियर पावर आमने सामने हैं, चिंता का विषय है, चिंता। तो इसको कहा जाता है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात जो गाये बगाए पाकिस्तान गीदड़ भभकी के तौर पर करता रहता है, अब ये नहीं चलेगी। हालांकि एक बात बहुत साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर बेहद कामयाब रहा। ऑपरेशन सिंदूर तो उसी समय कामयाब हो गया था जिस समय न्याय मिला, जय हिंद कहकर सेना ने इसकी तिशी कर दी थी कि हम जो चाहते थे, यानी हमने जो आतंक के 9 ठिकाने ध्वस्त किए हैं, वो हमारा मकसद था। बात इसके बाद में बढ़ी जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ अपनी जनता को बताने के लिए झूठ मूठ के कई हमले करने का प्रयास किया। भारत लगातार विफल करता रहा इन हमलों को, और उसके बाद जब भारत ने कहा कि अब बात जो है वो आगे बढ़ रही है और अब हम अपनी सेनाओं को नहीं रोकेंगे, खुली छूट दे रहे हैं, इसके बाद फिर अमेरिका से लेके तमाम देश सामने आए। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले भारत से बातचीत की, यानी वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो एक तरीके से घबराए हुए थे और वो जानते थे कि उनको दोनों मोर्चों पर, एक तो भारतीय सेना से खुद को बचाना है और पाकिस्तान की जनता से भी खुद को बचाना है। तो इन दोनों मोर्चों पर वो अपनी रणनीति बनाते रहे और इसमें बुरी तरह से विफल रहे। खैर, इस पर और बातचीत करते हैं, कुछ और पहलू जानते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हम जानते हैं कि इस पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसके बाद की परिस्थितियां रही, उसमें बड़े उतार चढ़ाव थे, बड़े अप्स एंड डाउन्स थे और एक समय तो ऐसा लगता था कि अब युद्ध हुआ तब युद्ध हुआ। लेकिन ये भारत का संयम है और मैंने कहा कि संयम दिखाना ज़्यादा बड़ी ताकत होती है कि भारत ने इस एस्पेक्ट को समझा कि बेवजह युद्ध में जाना हमारे लिए बहुत सारे नुकसान भी लेकर आ सकता है। खैर, वर्तमान परिस्थितियों का आकलन आप कैसे करेंगे, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि टेरर के अलावा पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता है, ट्रेड और टेरर साथ में नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अब आगे की रणनीति या ये जो ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन होगा वो किस किस्म का होगा? जी हाँ प्रवीण जी, देखिए, युद्ध शुरू करना एक चीज होती है और सही समय पर युद्ध को खत्म करना और सीज फायर डिक्लेयर करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारे देश के जो शीर्ष नेता हैं श्री मोदी जी, उन्होंने दोनों में ही 10 में से 10 नंबर हासिल किए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने अभी एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर से भारत के लोगों को, भारत के फौजियों को अपना एड्रेस किया, तो एक चीज बहुत क्लियर थी कि उन्होंने भारत की सेना को और भारत की जनता को यकीन दिलाया। अच्छा, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, मैं चाहता हूं थोड़ा बातचीत में आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ हैं कूपर, और अभी इनके बारे में हम एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने बाकायदा काफ़ी कुछ लिखा है और इन्होंने स्ट्रैटेजिकली बताया है कि किस तरीके से भारत जो है वो एक बड़ी जीत इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई। और ये एक तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला इसलिए भी है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान अपनी एक झूठी सच्ची अपना एक नैरेटिव सामने रखता रहा। अब ये जो कूपर हैं, इन्होंने अपना लेख लिखा, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको पढ़ा भी है और इसको देखने के बाद में ये समझ में आता है कि आप हथियारों के स्तर पर भी एक एनालिसिस करते हैं, आप बताते हैं कौन सा हथियार कितना चला। और हम देख रहे थे कि इस संघर्ष के दौरान हथियारों का आकलन भी बड़ा हो रहा था, वो चाहे चीन के हों चाहे अमेरिका के हों, और इससे भी बड़े परेशान रहे। आपने देखा कई हालांकि नैरेटिव अलग अलग चल रहे हैं, मैं उस पर तो नहीं जाता बहुत गहराई से, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया ने इसका आकलन किया और यह पाया कि किस तरीके से इस लड़ाई में दुनिया भर के जो अलग अलग हथियार थे उनका आकलन भी होता रहा। और कूपर ने इसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा है, हम इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी बताएंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा आप इस पर अपने विचार भी रखें। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास छोटे बड़े हर तरह के हथियार, नए पुराने हर तरह के हथियार,
कुछ हथियार पाकिस्तान में बने हुए, कुछ उसने विदेशों से लाया, जैसे कि चीन से लाया, तुर्की से लाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस चीज का दम्भ पाकिस्तान को इतने वर्षों से था कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो थोड़ा फुस हो गया। पाकिस्तान जो है एक ब्लफ मास्टर्स की तरह खेल रहा था, एक दावा कर रहा था कि अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे, अपनी आवाम को बता रहे थे बार बार कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए भारत कभी भी उन पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो हमने दिखा दिया एक ही झटके में कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन भारत जो है कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल करके, हमने ब्रह्मोस लॉन्च किया। इनका अच्छा, इस्तेमाल करके मैं ग्रुप कैप्टन उनके देवनाथ, मैं चाहूंगा कि ये जो कूपर साहब है ना, ये कूपर साहब ने जो कुछ अपने लेख में लिखा है उसकी थोड़ी डिटेलिंग जान लेते हैं। मेरी सहयोगी मिताली भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो थोड़ा डिटेल्स बताएंगे, फिर उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली भारत की रक्षा के बारे में भारतीय रक्षा विशेषज्ञ जैसा बता सकते हैं वैसा दूसरे आकलन नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सही है कि विदेशी हथियारों पर किस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी नज़र है, ये भी गौर करने वाली बात है। जी मिताली, क्या क्या इस आर्टिकल में लिखा है, टॉम कूपर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि टॉम कूपर जो है एक ऑस्ट्रियन एयर वॉरफेयर एनालिसिस्ट और हिस्टोरियन है, और इन्होंने जो रिपोर्ट आई है इनकी वो है इल्यूजन्स एंड रियलिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स। तो इसमें इन्होंने खुलासा किया है, और जो भारत पाकिस्तान का संघर्ष है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी गहरे तरीके से इन्होंने एनालिसिस करा है। और ये रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि युद्ध की जो तकनीकी प्रगति निर्णायक साबित हुई है। भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएवीज है, और उनका सटीक इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान ने शुरुआती हमलों को विफल कर दिया उन लोगों ने, और जवाबी कार्रवाई में सैन्य क्षमताओं का भी भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की सेना ने और वायु सेना ने ना तो तकनीकी रूप से सक्षम थी और ना ही रणनीतिक रूप से वो लोग तैयार थे। उनके जो पुराने प्लेटफॉर्म है जैसे F-16 और आपका JF-17 आधुनिक भारतीय सिस्टम के आगे असहाय साबित हुए। संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव में पाकिस्तान को सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आतंकवाद की फैक्ट्री बोला जाता था, आतंकिस्तान बोला जाता था पाकिस्तान को, आज से उसका नाम जो है अब फेकिस्तान भी हो चुका है। क्योंकि आप जो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और सोशल मीडिया के में जो है अपना महिमा मंडन करके जंगें नहीं जीती जाती। मिताली, एक देखिए, टॉम कूपर ने जो कुछ कहा या लिखा है, ऐसी कई एनालिसिस सामने आएंगे, और हम ये देख रहे हैं कि एक नैरेटिव की लड़ाई भी शुरू हुई, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा झूठ परोसा गया अपनी जनता के सामने। वो उनकी मजबूरी भी थी। वहाँ पर एक तरह गृह युद्ध के हालात, तख्ता पलट के हालात, ना सेना सुन रही, जनता अलग नाराज हो रही, तो उनको एक पूरी झूठी कहानी रखनी थी। बहरहाल ये सच जो है वो छुपाए छुपता नहीं है। तो कई नुकसान की भी बात की गई इसमें, इसका इतना नुकसान हुआ। टॉम कूपर इस पर क्या कहते हैं? पाकिस्तान का कितना नुकसान करने में भारतीय सेनाएं कामयाब हुई? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो डिटेल्ड रिपोर्ट का एक जिस्ट बताना चाहूंगी मैं आपको, कि उन्होंने साफ तौर पे ये चीज क्लियर कट लिखी है कि पाकिस्तान की सेना और वायु सेना ना तो तकनीकी रूप से सक्षम थी और ना ही रणनीतिक रूप से तैयार थी। उनके जो पुराने प्लेटफॉर्म हैं जैसे F-16 और JF-17 आधुनिक भारतीय सिस्टम के आगे जो है असहाय साबित हुए हैं, और संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव में पाकिस्तान को सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों मोर्चों पर काफी बड़ा झटका लगा है। और इस विफलता को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने ISR के जरिए झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया, लेकिन सेना के भीतर इस चीज को लेकर काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन था उनकी। अंत में पाकिस्तान ने न सिर्फ युद्ध भूमि पर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी सूचना युद्ध में पराजित हुआ। ये पूरा एक्सपोज हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि आज का युद्ध जो है वो केवल हथियारों का नहीं बल्कि तकनीकी, रणनीति और विश्वसनीय नैरेटिव से भी जीता जाता है। जी हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मिताली, बहुत धन्यवाद आपका। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये जो अभी मिताली ने अंत में बात कही है कि
कि हम जानते हैं युद्ध पहले भी जब होते थे मुझे लगता है ऐसे ही होते होंगे। मैं कुछ लोगों के अनुभव पढ़ रहा था, सुनते भी हैं कि 71 का आपने तो देखा भी है, आपने तो पुराने युद्ध देखे हैं, आप हिस्सा रहे हैं उसका, कि उस समय रेडियो जो है लोग खरीदते थे अपनी बचत से ताकि हम सुन पाएं कि क्या कुछ चल रहा है, या चीन के साथ जब टसल हुई तो बहुत तो अल्टीमेटली जो सूचना आती है वही सूचना होती है। और आज एकदम युग बदल गया है। अभी हमने आज भारत में या पाकिस्तान वालों ने एक ऐसे समय पर युद्ध को देखा जब डिजिटल मीडिया अपने आप में मतलब पूरे शबाब पर दिखाई देता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि युद्ध के हालात और युद्ध को लेकर परसेप्शन, नैरेटिव बहुत ही अगले लेवल पर था जो शायद पिछले किसी युद्ध में नहीं हुआ। प्रवीण जी, इस बात को कि युद्ध जो है वो साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है, भारत की फौजों को दशकों से मालूम था। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करें, जो कि हम सबको एज ए कैडेट हमारे शुरुआती ट्रेनिंग यूनिट डेज में भी सिखाया जाता है, हम देखते हैं किस तरह से हिटलर की जर्मनी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से दुश्मन को हराने की कोशिश की। साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज को काफी सालों से जानते हैं। चीन का मिलिट्री साइंस अगर हम अध्ययन करें तो चीन में तो 2000 साल पहले ही बता दिया था कि युद्ध जो है वो शुरू होने के पहले ही जीत लिया जाता है। बहरहाल जब इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, उभय पक्ष ने अपने अपने तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध को चालू किया। प्रवीण जी, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने इसकी ट्रेनिंग जो है वो पश्चिमी देशों से ली हुई है और चीन से ली हुई है। तो वहां पर क्या होता है कि वो तुरंत जानते हैं कि किस तरह के एक प्रोपेगेंडा करना है ताकि उनके अपने अवाम का मनोबल ऊंचा हो जाए और दुश्मन की अवाम का मनोबल नीचा हो जाए। लेकिन उन्होंने इस बार बहुत कोशिश की, पाकिस्तान की उनकी जो DGISPR है उन्होंने काफी वीडियोस बनाई, लेकिन पता लगा थोड़ी देर में ही उनका प्रोपेगेंडा फुस हो गया, क्योंकि शायद प्रोफेशनल्स की थोड़ी सी कमी थी उनके ज्यादातर वीडियो। हालांकि बड़ा मजेदार रहा ग्रुप कैप्टन देवनाथ, मैं ये देख रहा था पाकिस्तान में लोगों को बड़ा खुश किया उन्होंने। पाकिस्तानी लोग जो है वो झूठे प्रोपेगेंडा को, अच्छा ये भी होता है कि खाली जहां पर है, हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को आप देखिए कि ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के लिए वीडियोस मिले वो भारत के उन लोगों के मिले जो अपने देश के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे। हमारे देश में तो चलता है आंतरिक राजनीति में, हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं जो अपने देश में युद्ध जैसे हालात के समय अपने देश के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ वीडियो, तो उसका बड़ा इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर जो जमा पूंजी थी पाकिस्तान के पास यही थी कि भारत में क्या वीडियोस बना रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ या सैन्य कार्रवाई के खिलाफ। तो हमें अगले नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है। एक तो देशवासियों को बताना पड़ेगा कि फेक नैरेटिव को कैसे पहचानें, फैक्ट चेक कैसे करें। सबसे बढ़िया बात है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा में अगर कोई फेक न्यूज फैलाता है तो बाकी लोगों को उसको ट्रोल करना चाहिए। एक चीज और जो जरूरी है कि भारत की फौज में जो हम करते हैं कि सिर्फ कंट्रोल्ड मटेरियल को ही रिलीज किया जाता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो शायद भारत सरकार ऐसा कुछ सोच सकती है कि हर रोज जैसे PTI है या PIB है, इनके थ्रू भारत सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिलीज किया जाए सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के द्वारा। भारत की जनता को भी अवगत होना पड़ेगा कि जब वो कोई वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो कम से कम जब तक युद्ध चल रहा है तब तक वो देश की सरकार को या देश की रूलिंग पार्टी को भी टांग ना खींचें। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई बार होता है कि विरोधी पक्ष के लोग सरकार और रूलिंग पार्टी में अंतर करना भूल जाते हैं और वो रूलिंग पार्टी के ऊपर तंज कसना चाहते हैं, लेकिन वो तंज बन जाता है सरकार के ऊपर, जिसका कि विदेशी यानी दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी
जी हाँ, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, और ये बड़ा दुखद रहा। और मैं तो इसको ऐसे मानता हूँ कि हर मोर्चे पर हमारी जीत हुई, लेकिन ये जो एक अंदरूनी मोर्चा होता है, ये एक बड़ा गड़बड़ाया मोर्चा है। इसको मैं हार तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा दुखद है। हम भी समझाते रहे, बहुत सारे लोग समझाते रहे इस बात को कि, पर आपका क्या परसेप्शन है? ये हमारी जो आंतरिक राजनीति इतनी हावी है, या आपको ऐसा लगता है कि विदेशियों से या दुश्मन देशों से समर्थित भी ये लोग हो सकते हैं? इसका आकलन क्या करेंगे? यानी ये एकदम एक बुद्धिहीनता का परिचायक है, या सोची समझी रणनीति भी इसमें हो सकती है? प्रवीण जी, सबसे पहली तो बात है कि दुनिया के जो देश जहां पर भी तानाशाही है या कम्युनिस्ट देश हैं, वहां पर तो इस तरह की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या लीवे या ढिलाई नहीं होती है। लेकिन दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज हैं, जनतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, वहां पर थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, मैं भारत का नाम ले सकता हूं, हमारे यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब युद्ध चल रहा है तब सारा देश सरकार के साथ रहे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जब युद्ध चल रहा है तो विपक्ष के लोग रूलिंग पार्टी के साथ रहें। विपक्ष के लोग चाहे कैसे भी कुछ हो, देश की सरकार के साथ रहें। लेकिन हमने देखा खलबली होती रहती है, शायद ह्यूमन नेचर है। अगर आप यूक्रेन और रूस का युद्ध फॉलो करें, यूक्रेन में भी विरोधी पक्ष जो है वो जेलेंस्की के विरुद्ध छापता रहता है। इजराइल में तो नेतन्याहू के खिलाफ हर रोज उनके विरोधी जो हैं वो कैबिनेट में खड़े हो जाते हैं। उनकी नेसेट में हर रोज नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। लेकिन एक परिपक्व देश में जो समझदार विपक्ष है, उनको चाहिए कि सरकार को युद्ध लड़ने के लिए फ्री छोड़ दें। जब युद्ध चल रहा है तब तक सरकार को भ्रमित ना करें, सरकार का अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट ना करें। हाँ, जिस दिन युद्ध खत्म हो जाता है, विपक्ष जो है डेफिनेटली लोकतांत्रिक तरीके से बिना अपने देश को नीचा दिखाए सरकार से 10 सवाल पूछ सकता है युद्ध खत्म होने के बाद। जी ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक अब जो आज की बात है, यानी प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के जवानों के बीच में गए, एक ऐसा भी लगता है कि इस पूरी कार्यवाही में यूं तो सेना के तीनों अंगों ने मिलजुल कर और बराबरी से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन वायुसेना, और क्योंकि आप उसका हिस्सा भी रहे हैं, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, वायुसेना का इस्तेमाल या वायुसेना का इन्वॉल्वमेंट क्या इस तरह के ऑपरेशंस में ज़्यादा है? और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये पूरी तरह से, यानी इसका बड़ा हिस्सा वायुसेना को डेडिकेट किया जाए? जी हाँ प्रवीण जी, देखिए, भविष्य की युद्ध में वायुसेना का एक रोल होगा, महत्वपूर्ण रोल होगा, खास तौर से शुरुआती दौर में। लेकिन मैं आपको एक चीज अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार ट्राई सर्विस एफर्ट था। हमने जो पाकिस्तान पर हमला किए उसमें भारत की आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि चीजें सीक्रेट हैं तो अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन जब सब कुछ छन छन के बाहर आएगा, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद, आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी कंधे से कंधा चलाकर वायुसेना के साथ आगे बढ़ी। ज्यादातर मिशंस ऐसे थे कि ठीक है वायुसेना ने किया, लेकिन उसी मिशन में आर्मी ने और नेवी ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। तो हर जो ऑपरेशन था वो एक जॉइंट मिशन था, इंटीग्रेटेड मिशन था। डिटेल्स आस्ते आस्ते रिलीज की जाएंगी। जी, एक और मेरे जहन में सवाल आता है कि जब हम अभी टॉम कूपर के आलेख के बारे में बात कर रहे थे, तो एक तरह का जब इस तरह का एंगेजमेंट होता है तो ये एनालिसिस भी होती है कि कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन कितने पानी में है। ये हमने देख लिया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की मारक क्षमता क्या है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनाने में हमें कितना समय लगता है, हमने पाकिस्तान के डिफेंस को भी समझा है। इस लिहाज से क्या टेक अवे है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का, या जो पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में तनाव चला है उसमें? प्रवीण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सीज फायर के बारे में बहुत ही सिंसियर है, जागरूक है, और
पॉलिटिकल लेवल पर जो भी संवेदनाएं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको कागज कलम में लिखकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर को दे दिया है। ऑर्डर्स बहुत क्लियर हैं कि हम कोई भी आक्रामक कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमें सीमा पार से उकसाया नहीं जाता। ऑपरेशन सिंदूर जब हम कहते हैं जारी है, इसका सिर्फ एक ही मतलब फिलहाल निकलता है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमारी जो डिफेंसिव प्रणाली है वो ऑन है। हमारे सर्विलेंस रेडार अभी भी घूम रहे हैं, चौकन्ने हैं। हमारे जो जमीन से हवा में मार करने वाले जो हथियार हैं वो अभी अलर्ट हैं, लॉन्चिंग मोड में हैं। तो पाकिस्तान से अगर फिर से कोई ड्रोन, यूएवी या हवाई जहाज या मिसाइल आता है तो हमारी एयर डिफेंस मिसाइलें या एयर डिफेंस गन उसका जवाब देने के लिए लॉन्चर पर ट्रिगर रेडी पोजीशन में है। हाँ, हम लोग हमला नहीं करेंगे। पहले पाकिस्तान अच्छा, यही चीज डीजीएमओ लेवल पर पाकिस्तान को भी कन्वे की कर दी गई है और आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से 36 घंटे से पाकिस्तान की डीजीएमओ ने पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंट्रोल में रखा है। लोअर लेवल पे जो जोशीले कैप्टन साहब, मेजर साहब या जेसीओ साहिबान होते हैं, कभी कभी फायर खोल देते हैं। यंग ऑफिसर्स हैं, हॉट ब्लड होता है, उनमें देश सेवा की भावना ज्यादा होती है, पाकिस्तान में भी। तो इनको भी काबू में कर लिया गया है, शांत कर लिया गया है। जी, एक और बड़ी अहम बात ये थी कि शुरुआत जब हुई थी तब ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल अपनी अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जितना लोन मिलता है, जितना फंड आता है, जितना पैसा आता है, वो सब हथियार, 1 लाख ड्रोन लेकर बैठे हैं। अब या तो इतना ज़्यादा सहयोग मिला, चाहे वो चीन का हो या तुर्की का हो, कि आप 500-500 ड्रोन रोज़ भेजते रहें, रोज़ भारत को परेशान करते रहें, उड़ाते रहें। हालांकि भारत पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी पूरी एनर्जी तो डाइवर्ट होती है। तो पाकिस्तान को ये सब कुछ जो मिला ऐसे हालात में, इस पर आपकी टिप्पणी मैं अवश्य चाहूंगा। प्रवीण जी, जो 1 लाख का ड्रोन है, क्योंकि देखिए क्योंकि मैं फौज में था, जो 1 लाख का फिगर मीडिया में घूम रहा है, हम आसानी से उससे 1 शून्य काट सकते हैं। पाकिस्तान के पास छोटे, मीडियम, बड़े और बहुत बड़े कुल मिला के करीबन 10,000 ड्रोन हैं। तो अब तक उन्होंने करीबन शायद 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, तो अभी भी उनके पास 9,500 ड्रोन हैं। 1 लाख वाली जो फिगर है मैं उसके लिए सोशल मीडिया को दाद देता हूँ। पाकिस्तान में जी, दरअसल मेरे होता पास ये ये फिगर ऐसे आया कि कल मेजर जनरल राजन कोचर जी से भी बात हो रही थी, तो कोचर साहब ने इस बात को कोट किया। अब ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, बहुत सारे दर्शकों के लिए भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, विकास अब्रोल भी मौजूद हैं। विकास लगातार आपको वो ड्रोन्स की तस्वीरें शुरुआती दिनों से दिखाते रहे और उन्होंने बताया था कैसे ब्लैकआउट हो रहा है, कैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो अब स्थितियां कैसी हैं? सीज फायर के बाद भी हमने देखा था कि उल्लंघन कई बार हुआ, लेकिन वर्तमान में अब स्थितियां कैसी हैं? विकास, क्या सब कुछ सामान्य दिखाई देता है आपको जम्मू में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है हालात सामान्य हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की इसमें कोताही नहीं बरत रहा। अभी भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ के स्कूल अभी फिलहाल बंद हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटीज ने भी अपने जो पेपर है 18 अप्रैल तक सारे पोस्टपोन कर दिए हैं, क्योंकि देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि पाकिस्तान से भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर होने के बावजूद भारत पर हमला करना, ड्रोन यहाँ भेजना, उसके बावजूद कल भी कई एक्टिविटी जैसी देखी गई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसकी मंशा जो है वो लगातार वही रही है, कहना कुछ करना कुछ, वो अभी भी उसी पे लगातार जारी है। लेकिन ऑन द होल अगर पूरी एक सिनेरियो देखा जाए तो फिलहाल ऐसे जम्मू कश्मीर में हालात कुछ सामान्य चल रहे हैं। लोग जो अपनी दिनचर्या पूरी तरह से जिस तरह से करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। कोई खास तब्दीली नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी सुरक्षा बल पूरी तरह से सीमा पर तैनात है। हमारे डिफेंस पूरी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कोई हरकत करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार, पीछे भी देखा गया है कि वो बॉर्डर पर लगातार फायरिंग करता है, कभी घुसपैठ कराने की कोशिश में, कभी किसी वजह से, और उसको किसी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बॉर्डर पर सुरक्षा जो है अभी भी जी, आदित्य भी मेरे साथ मौजूद हैं।
आदित्य, हमने देखा पहले तो डीजीएमओ लेवल की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें सेना का पक्ष रख दिया गया। सेना ने अपनी, भारत ने बड़े व्यवस्थित अनुशासित तरीके से इस पूरी कार्यवाही के बारे में मौके मौके पर अपनी जानकारी दी। फिर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। आज वो वायुसेना के सैनिकों से मिलते हैं और सेना का जोश बढ़ाते हैं। बहरहाल जो ये अब वर्तमान के हालात हैं, इसमें आप एक सेंटिमेंट्स देखें जो बड़े हाई हो गए थे, अभी 2 दिन पहले देखें तो लोगों की सोच बिल्कुल कुछ अलग थी, और अभी अब उसको किसी तरह से ये माना जाए कि उनको संतुष्टि भी और उनको एहसास कराना कि ये भारत का एक बड़ा और कामयाब मिशन रहा है। तो इसके लिए क्या रणनीति है, कैसे सरकार और पहुंच रही है, और आने वाले दिनों में आप और क्या देखते हैं कि इस मामले को धीरे धीरे ठंडा किया जाए, किसी दूसरे विषयों पर जाया जाए, या फिर इसी विषय को किसी अलग तरीके से रखा जाए? प्रवीण जी, देखिए, युद्ध में जब सीज फायर हो चुका है, दोनों देश सहमत हो चुके हैं, डीजीएमओ लेवल से बातचीत हो चुकी है, तो उसके बाद युद्ध में ही पूरा देश फंसा रहे, ये कोई समझदारी नहीं होगी। इससे पहले भी चाहे 1965 का युद्ध रहा हो पाकिस्तान के साथ में, या फिर 1961 का रहा हो, युद्ध से बाहर निकलना पड़ा। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, वही वक्त फिर से इस बार भी लग रहा है। तय बात है, पूरा देश इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, खासतौर से जब हमारे यहाँ 26 हत्याएं कर दी जाती हैं आतंकियों के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक सेंसिटिव नाम दिया गया, उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए थे, उससे देश को बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो वक्त लगना लाजमी भी है। प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने कदम भी उठाए हैं। लगातार पहले डीजीएमओ लेवल से वार्ताएं हुई, उन्होंने ब्रीफ किया देशवासियों को, सेना के अधिकारियों ने। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 51 घंटे बाद, सीज फायर के 51 घंटे बाद राष्ट्र के नाम संदेश दिया, और उसके 24 घंटे के भीतर उन्होंने सैनिकों के बीच में जाकर के ये विश्वास बहाली करने की कोशिश की, और पूरे देश को मैसेज देने का कोशिश की कि आदमपुर एयरबेस पर कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उसने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, और वहां पर जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं वो भी फरेब है, क्योंकि उन्होंने अपनी विजय यात्रा 65 में भी निकाली थी, जब हम लाहौर घुस गए थे। उन्होंने अपनी विजय यात्रा तब भी निकाली थी जब हम वो तो खैर पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा रहा आदित्य, करगिल भी वो जीत गए, वो सारे युद्ध जो हैं वो हमेशा बताते हैं कि हम जीत गए थे। एक तिरंगा यात्रा कर्तव्य पथ पर निकल रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं, और क्या पूरे देश भर में, जैसे ये दिल्ली में कर्तव्य पथ पर है, क्या अन्य जगहों पर भी ये यात्रा निकल रही है? सैनिकों के बीच में कहा, और जिस तरह से सैनिकों की बहादुरी की उन्होंने चर्चा की, और पूरा देश उस पर गौरव कर रहा है, हमारी तीनों सेनाओं पर, उसको उन्होंने दोहराया। हमारे हथियारों को उन्होंने बात की कि जो मेड इन इंडिया, यानी कि देश में बने स्वदेशी हथियार हैं, उन्होंने भी कमाल किया, फिर चाहे वो ब्रह्मोस हो या फिर तालमेल तीनों सेनाओं। और इस बीच आप कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और बड़ी तादाद में लोग आप देख रहे हैं तिरंगा हाथ में लिए, जीत का जश्न मनाते हुए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन रहा जिसने आतंकियों को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन रहा जिसने पाकिस्तान को आने वाले वक्त के लिए एक सबक सिखाया, एक चेतावनी दी, और ये स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रख दिया है। विकास ने आपको बताया कि किस तरह हालात जो हैं अब वो सामान्य हो गए हैं पहले से। ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें लगातार जारी हैं, लेकिन विकास मुझे ये भी बताएं कि जम्मू में आप किस तरह की स्थिति देखते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर घाटी के क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्र, जम्मू के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ और काफ़ी गोलाबारी हुई, लोगों में एक दहशत का माहौल। तो इससे कितना उबर पाए हैं लोग अब? देखिए, जम्मू कश्मीर में इसमें कोई यार कहना गलत नहीं हुआ कि नुकसान हुआ है। पुंछ में भारी तबाही हुई है। पुंछ के जो एरियाज है वहाँ पर, जो सिविलियन एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा गोलाबारी की, शेलिंग की है पाकिस्तान ने, जिससे वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन वहाँ मौजूद रहा। प्रवीण, सबसे खास बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उप राज्यपाल हैं, उन्होंने हर एरिया का दौरा किया, जहाँ जहाँ गोलाबारी हो, उन सब लोगों से मिले, जिनके जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनके घर कुछ लोग मारे गए, उन सब से मिले हैं। उनको 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे फर्क आपको साफ दिखेगा। हमारे मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे, हमारे उप राज्यपाल आपको दिखेंगे लोगों से मिलते हुए उन इलाकों में जो इलाके प्रभावित हुए हैं इस जंग से, उन इलाकों से जहां पर गोलाबारी हुई है, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। वहीं पर आपको पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको कोई भी नेता उनके इलाकों में नहीं दिखेगा। जहां पर गोलाबारी हुई वहां पे लोगों तक को नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे यहाँ पर बिल्कुल उल्टा रहा। देखिए, प्रशासन
राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से लोगों के साथ जुड़े रही। लोग बिल्कुल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खौफजदा नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा सैन्य बल, हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और हर पाकिस्तान की हर कार्रवाई को वो वापस जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए वो दिखा भी है, कोई भी पाकिस्तान का ड्रोन या कोई भी उनकी मिसाइल भारत की सरजमीन को छू नहीं पाई, सब तो हवा में ही उड़ा दिया गया। लेकिन हमारी जो मिसाइलें, हमारे ड्रोन है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, एक एक शहर को छुई है, एक एक शहर को टच किया है, एक एक शहर पे वो उन सटीक निशानों पे गिरी है जहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जहाँ से आतंकवाद उनकी मिलिट्री जो है वो आतंकवाद को साथ